Hello student, today we discuss about the applications of Michelson interferometer such as determination of wavelength of light, wavelength difference between two closed spectral lines and so on. तो इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट एप्लीकेशंस ऑफ माइकेल्सन इंटरफेरोमीटर। तो इस माइकेल्सन इंटरफेरोमीटर का वर्किंग प्रिंसिपल कल पिछले लेक्चर में एक्सप्लेन किया गया है, क्या है कैसे है। अब उसका हम लोग एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे, इसमें कौन कौन से टर्म सूटेबल है, डेली लाइफ में कहाँ यूज करते हैं इसका, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे एप्लीकेशन के तौर पर। तो कल या पिछले लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए थे कि माइकेल्सन इंटरफेरोमीटर में टू मिरर था, प्लेन मिरर ऐसे, एक M1 एक रेज ऐसे दिखाया गया, इस तरह से ऑपरेटस था। ये मिरर M2 और इसके बीच में एक पैरेलल प्लेट ली गई थी, ऐसे कंपेंसेटिंग प्लेट। इधर से लाइट ऐसे आ रही थी कहीं सोर्स से, तो ये सेटअप था। इसमें ये एक्सप्लेन किया गया था, इधर टेलीस्कोप था, रेज ऐसे आ रही थी, इसमें सुपरपोज होकर फ्रिंज बना रही थी। तो इसमें कुछ लोगों का क्वेश्चन था, ये M2 डैश का वर्चुअल इमेज M1 के अंदर कैसे बनता है। तो देखिए, इसको एक बार रिपीट कर एप्लीकेशन पढ़ना है इसका। तो एप्लीकेशन करते समय हम लोग जो डायग्राम लेंगे, जैसे इसका पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ MI का मतलब माइकेल्सन इंटरफेरोमीटर। इसमें पहला होगा डिटर्मिनेशन ऑफ वेवलेंथ, डिटर्मिनेशन ऑफ वेवलेंथ। इस वेवलेंथ को डिटरमाइन करने में जो ऑपरेटर्स यूज होंगे, किस रूप में हम लोग लेंगे, देखिए समझने के लिए रीडिंग। जैसे मान लीजिए मिरर है, ये एक माइकेल्सन इंटरफेरोमीटर का ये, और इसका पोजीशन, मिरर M2, ये मिरर होगा M1, ये होगा M1 है, शिफ्ट करेगा एक साइड, इधर से इधर जाएगा। अब इसका जो M1 में मिरर बनता है M2 का, उसको हम लोग इधर कहीं दिखा देंगे, ये होगा M2 डैश।
जैसे जैसे M1 का पोजीशन होगा वैसे वैसे इसका पोजीशन पीछे जाएगा। तो रीडिंग कैसे लिया जाता है इसका, अब यहाँ पर जो रेज होगी यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, सपोज कीजिए यहाँ से रेज रिफ्लेक्ट होकर ऐसे आ रही है और एक रेज इससे रिफ्लेक्ट होकर ऐसे आती हुई प्रतीत हो रही है। इसमें बता रहे हैं दोनों को साथ में। तो ये रेज दोनों यहाँ पर प्लेट लगी रहती है, उसको हम लोग अब छोड़ेंगे, यहाँ पर मीनिंग समझेंगे कि कैसे इसका रीडिंग लेना है। अब देखिए ये दोनों रेज टेलीस्कोप में आती है। मान लीजिए यहाँ पर टेलीस्कोप है, ऐसे ऑब्जर्वर है कोई टी, तो ये रेज यहाँ से बेंड होकर फ्रिंज बनाती है ऐसे, दोनों रेज है ऐसे। इसमें ये दिखाया गया था M2 है, तो अब रीडिंग लेते समय हम लोग इसको मान लेंगे कि इसका इमेज यहाँ पर आया है, वर्चुअल इमेज कैसे आया है ये एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो एक रेज यहाँ से आ रही थी और दूसरी यहाँ से आ रही थी, तो इसी को ऑब्जर्वर को ऐसा आभास होगा कि ये रेज यहाँ से आ रही है, तो इसी दो रेज को हम लोग इसे डाटेड करेंगे ऐसे और इसे ले लेंगे सॉलिड रेज, यही मिल करके फ्रिंज बना रही है। तो जो इस हेडिंग को समझने के लिए हम लोग डायग्राम लेंगे ऐसे, इस तरह से लेंगे। अब इसका जो दूसरा पोर्शन है, जैसे मान लीजिए मिरर का ये पोजीशन है M1, तो इसके साथ एक स्केल जुड़ा रहता है ऐसे, और ये स्केल यहाँ पर स्टैंड में कसा रहता है, इस पर बना रहता है ऐसे, मान लीजिए डिवीजन बना हुआ है इस तरह से। इस तरह स्केल लिया जाता है। मान लीजिए ये स्केल है, ये हैंडल है, यहाँ से यह स्क्रू है, हैंडल और स्क्रू, ये टेलीस्कोप है। तो इससे रेज एक ये आ रही है, एक ये आएगी, दो को दिखाया जाएगा कितना भी रेज आ सकती है इसमें। तो रीडिंग लेते समय ये कंडीशन लिया जाएगा। अब इसका मीनिंग क्या है ये हम लोगों को समझना है। अब जैसे ये टेलीस्कोप है तो यहाँ पर फ्रिंज बनेगी सर्कुलर, तो उसका नेचर हो, मान लीजिए कि ब्राइट लिया जाए या डार्क, दोनों में से कोई एक फ्रिंज बनेगी। तो इसमें जो ऑपरेटर्स है मेन M1, और ये प्लेट है, इसका फंक्शन क्या है इसको हम लोग एप्लीकेशन में रिमूव कर देते हैं और सीधे रीडिंग का कंसेप्ट लेते हैं कि कैसे रीडिंग लिया जाएगा। अब देखिए अपने समझने के लिए है, नहीं तो ये डायरेक्ट ही मेथड लिखा जाता है कि कैसे क्या होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि M2 का इमेज इसमें कैसे बनेगा। M2 यहाँ है, इसमें इमेज कैसे बनेगा। तो देखिए जो लाइट यहाँ से आ रही थी, किसी भी प्रोसीजर से आ रही थी, ऐसे जा रही थी इस पर, ये रेज ऐसे इस प्लेट को पूरा कवर करके ऐसे जा रही है सपोज कीजिए। तो इसी का पार्टली यहाँ पर क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है ऐसे, और पार्टली ट्रांसमिशन हो रहा है
ये जा रही है अपने पाथ पर, इसी पर आ रही है। उसी तरह ये भी जा रही है, तो यहाँ से इसका पार्टली रिफ्लेक्शन होगा ऐसे, और फिर ये अपने ही पाथ पर रिटर्न होगी। तो ये रिटर्न होगी तो सीधे इस टेलीस्कोप रीजन में अब आएगी। रिटर्निंग के समय ऐसे आ रही है, कहीं से भी आएगी इस तरह से। ये प्लेट सपोज कीजिए साइड में है इस, तो ये आएगी इस तरह से। टेलीस्कोप का रीजन होगा इस तरह से, इस पर पड़ेगी। तो ये सभी कहीं ना कहीं सुपर इम्पोज होगी। उसी तरह से जब ये सोर्स है, इधर लेंस था, अब ये लाइट जब इस पर से रिटर्न होगी, इसको भी मान लीजिए पाथ रिटार्डर प्लेट है, इसका मीनिंग एक्सप्लेन किया गया। अब ये यहाँ से जा रही है, रिटर्न हो रही है। तो जब ये रेज रिटर्न होगी तो अब ये भी एक सोर्स की तरह से काम कर रहा है, मिरर रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो रेज आएगी इस पर पड़ेगी। तो ये 45 डिग्री पर है इसके, जैसे इधर से आ रही है, तो इधर से जब आएगी रेज तो इसका भी यहाँ पर पार्टली रिफ्लेक्शन होगा और ट्रांसमिशन होगा। तो कुछ पार्ट इस रेज का जो रिटर्न होकर आएगी इसमें, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और कुछ ट्रांसमिट होकर इधर जाएगी, ये भी परपेंडिकुलर हो जाएगी। जैसे इसमें हो रहा था कि कुछ आ रही थी तो इधर जा रही थी, कुछ इधर, तो यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगी, कुछ ट्रांसमिट होकर इधर जाएगी। तो ये सभी रेज जो होगी इसे आने वाली, तो कुछ पोर्शन इधर जाएगा। तो ये लाइट जब इससे रिफ्लेक्ट होकर आ रही है, इस पर जाएगी, तो इस प्लेन मिरर में यही रेज जो है इसका इमेज बना देगी। और प्लेन मिरर के सामने कोई भी अगर खड़ा होता है यहाँ पर, तो उसका जो इमेज बनता है इसके पीछे ऐसे बनता हुआ दिखाई देगा। वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा, बिहाइंड होगा, मिरर के इक्वल साइज का होगा। तो इसी का वर्चुअल इमेज इसमें बन जाता है M2 में। तो ऑब्जर्वर जो यहाँ से देखता है, ऑपरेटर्स को ऑब्जर्व करता है, फ्रिंज देखता है, तो उसको यही आभास होता है कि एक रेज यहाँ से आ रही है और दूसरी रेज इससे, ये भी एक मिरर की तरह से दिखाई देने लगेगा। दूसरी रेज यहाँ से आ रही है ऐसे, और दोनों जहाँ पर सुपर पोज होगी, दो कोहेरेंट सोर्स जहाँ पर मिलेंगे सेम फेज में या अपोजिट फेज में, तो ब्राइट या डार्क फ्रिंज बनेगी। तो उसी को इसमें से एक रेज यहाँ पर लिया जाएगा, M1 है, इसका हम लोग करेंगे मीनिंग क्या है। तो ये M1 एक मिरर है और M2 उसका इमेज है, M2 डैश। इसे एक रेज दिखा दिया गया, आ रही है, एक इससे आती हुई प्रतीत हो रही है दोनों से। दोनों जहाँ सुपर इम्पोज होगी टेलीस्कोप रीजन में, वहीं पर आइदर ब्राइट फ्रिंज बनेगी या डार्क फ्रिंज बनेगी। तो ये एक सिंबल के रूप में है, इसको न भी बनाया जाए, डायरेक्ट मीनिंग एक्सप्लेन किया जाए तो जल्दी समझ में न आता है, तो इसलिए इसको हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो ये फिगर यही रहेगा, सब कुछ ये सब सेट रहता है, होल ऑपरेटर्स यही रहता है, रीडिंग को समझने के लिए ये लिया गया है। तो इसमें देखिए, इसको हम लोग यहाँ पर लेंगे फर्स्ट पोजीशन, यहाँ पर सेकेंड पोजीशन, और ये वर्चुअल है इमेज ऑफ M2। अब देखिए, अगर दोनों पोजीशन के बीच का डिस्टेंस, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस लिया जाए D, तो इसमें हमारा टारगेट है कि किसी लाइट का वेवलेंथ कैसे फाइंड करेंगे इस मेथड से। तो सबसे पहले इस ऑपरेटर्स को सेट करते हैं, पूरा ऑपरेटर सेट करके एक ब्राइट फ्रिंज बना देते हैं या डार्क। तो सपोज कीजिए ब्राइट फ्रिंज एक बन गई, तो उस पोजीशन को जहाँ पर M1 है M2 है फिक्स कर देते हैं। उसके बाद M2 को फिक्स रखा जाता है, ये कहीं भी इधर उधर मूव नहीं करेगा, एक जगह फिक्स रहेगा। और M1 को
स्लाइड कराया जाता है। जैसे ये स्केल है तो इसी पर एक स्क्रू या हैंडल से M1 का कनेक्शन रहता है। तो M1 किसी पोजीशन पर होगा, M2 फिक्स रहेगा। तो उस समय पोजीशन फर्स्ट मान लीजिए और एक ब्राइट फ्रिंज बना लीजिए क्या है। तो ब्राइट फ्रिंज जब ऑब्जर्वर देख लेगा कि सर्कुलर ब्राइट फ्रिंज बन गई है तो उस समय इसका पोजीशन रीड करेगा, फर्स्ट पोजीशन को यहाँ पर रीड करेगा कि स्केल पर किस पोजीशन पर है। मान लीजिए कि ये यहाँ पर 12 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है। तो उसके बाद इसको हम लोग फ्रिंज को बना करके और ये इसको फिक्स करते हैं कहाँ पर M1 का पोजीशन है। उसके बाद इस हैंडल का यूज करते हैं और मिरर M1 को शिफ्ट कराते हैं, आइदर अपवर्ड और डाउनवर्ड, किसी भी एक डायरेक्शन में इसको ले जाएंगे। या तो इसे नीचे ले जाएंगे या इसे ऊपर ले जाएंगे। जो ऑब्जर्वर है रीड कर रहा है, इसको घुमा करके या स्क्रू पर कसेगा तो ये स्लाइड होगा इस पर। तो स्लाइड होकर ऊपर जाता है या नीचे आएगा। तो किसी भी डायरेक्शन में ले जा सकते हैं, तो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मान लीजिए कि यहाँ से M1 अपना पोजीशन छोड़ करके यहाँ पर जा रहा है। तो ये सपोज कर लीजिए कि 20 सेंटीमीटर पर पहुँचा है। तो D यहाँ पर जो काउंट किया जाएगा, D 20 माइनस 12, तो यहाँ पर D की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर। तो इतना शिफ्ट हो गया ये। तो शिफ्टिंग का मीनिंग क्या होगा एक्सपेरिमेंट में और ये सब कैसे ऑब्जर्व होंगे। तो देखिए इसका मीनिंग है कि जो फर्स्ट पोजीशन पर ब्राइट फ्रिंज बनती है, ये M1 का पोजीशन था, तो ब्राइट फ्रिंज बन गई, इसको काउंट कर लिया गया, रीड कर लिया गया, इसका पोजीशन पता हो गया स्केल पर, उसको ऑब्जर्वर रीड कर लेगा और नोट कर लेगा कि किस पोजीशन पर ये था फर्स्ट रीडिंग। तो मान लीजिए कि फर्स्ट रीडिंग है इसका D1, इस पोजीशन पर डिस्टेंस पर है। उसके बाद जब इसको सावधानी से, बहुत ही सावधानी से जब रीडिंग ली जाती है, दूसरा इसको शिफ्ट कराया जाता है, तो यहाँ पर काउंट किया जाता है कि जैसे ही इसको हम लोग स्लाइड करेंगे पाथ डिफरेंस अलग होगा। तो इसमें डार्क रिंग भी बनेगी, फ्रिंज बनेगी और एक ब्राइट बनेगी। तो ब्राइट बनाया गया है तो दूसरी ब्राइट को काउंट करते हैं। जैसे जैसे ये मूव कराएंगे, जितनी ब्राइट फ्रिंज उभरती हुई ऐसे बनेगी, फिर ब्राइट आएगी, तो उनकी संख्या को काउंट करते हैं। तो इतना दूर शिफ्ट करा करके जितना फ्रिंज बनेगी, अब कितना भी करा सकते हैं, कम डिस्टेंस तक या लार्ज डिस्टेंस तक। तो इसका हम लोग फ्रिंज ब्राइट बनाए हैं तो ब्राइट को काउंट करेंगे, डार्क बनाए हैं तो डार्क को काउंट करते हैं। तो ब्राइट अगर लिया गया है तो ब्राइट कितनी बन रही है, इसको यहाँ से यहाँ शिफ्ट करने में उसकी संख्या को सावधानी से काउंट किया जाता है और वही संख्या कहलाती है नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस या आर्डर ऑफ फ्रिंजेस। तो इसको सिंपली ऐसे समझने के लिए लिया जाएगा कि इसमें रीडिंग कैसे लिया जा रहा है। मेन ऑपरेटर्स जो है वही रहता है, बॉक्स में बंद रहेगा, कुछ दिखाई नहीं देगा कौन कहाँ है आपको, लेकिन इंटरनल स्ट्रक्चर खोल कर देखते हैं तो इस तरह से उसमें बना रहेगा सेटिंग। इस सेटिंग से आपको रीडिंग लेना होता है। तो रीडिंग कैसे लिया जाएगा, तो फर्स्ट कोई किसी भी पोजीशन पर M1 को करके और फ्रिंज बना लिया जाता है, फिर उस पोजीशन को काउंट करेंगे। उसके बाद M1 को स्लाइड कराते हैं अपवर्ड और डाउनवर्ड। तो एक किसी एक डायरेक्शन में इसको शिफ्ट कराएंगे और शिफ्टिंग कराते समय बहुत केयरफुली यहाँ पर ब्राइट फ्रिंज की संख्या को काउंट करते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि ब्राइट की संख्या इधर उधर हो जाए। तो 3-4 बार रीडिंग लेते हैं कि कितनी ब्राइट बन रही है, या टाइम देखते हैं घड़ी से कि कितना समय पर M1 का पोजीशन यहाँ था, घड़ी ये बन गई, कितना देर हमको इसको मूव कराना है, फ्रिंज काउंट करना है। या स्केल पर पढ़ते हैं कि कितना शिफ्टिंग हुआ पहले रीडिंग में, तो हमको मान लीजिए कि इतना शिफ्टिंग में 150 फ्रिंज दिखाई दी।
दूसरा बार फिर इसी डिस्टेंस से स्टार्ट करके देखते हैं कि उतना बन रही है कि अधिक हो जा रही है, कम हो जा रही है। तो अगर ये डिस्टेंस सही रहेगा तो उतना ही बनेगी। तो रीडिंग को ऑब्जर्व करते हैं 2-3 बार ले करके कि सही आ जाए। अगर नहीं आता है तो 2-3 बार इसको रीड करके एवरेज निकाल लिया जाता है। 3 रीडिंग लेंगे तो तीनों को जोड़कर 3 से भाग दे देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो एवरेज निकल जाता है कि कितना फ्रिंज बन रही है। ऐसे तो इसका अरेंजमेंट ऐसे ही होगा। पोजीशन M1 M2, एक बार M1 पोजीशन है तो उसको रीड करेंगे, M2 पोजीशन होगा उसको रीड करेंगे, और नंबर ऑफ फ्रिंजेज इतना दूरी तक ले जाने में कितनी यहाँ पर बनी वो उभरती हुई ऐसे आती है बुलबुले की तरफ, फिर ख़त्म होगी, फिर दूसरी निकलेगी ऐसे। तो यही अपीयर डिसअपीयर होती रहेगी। उसकी संख्या को सावधानी से काउंट करते हैं और वही काउंटिंग कहलाता है। आर्डर ऑफ फ्रिंजेस या नंबर ऑफ फ्रिंजेस। तो इसमें देखिए जैसे इसी को हम लोग अब कंसीडर करेंगे 1-2 बार। इसमें सबसे पहले कल आप लोगों को बताया गया था कि जो पाथ डिफरेंस था, पाथ अभी इसको मीनिंग में एक्सप्लेन किया जा रहा है ऐसे क्या होगा पहले से। तो यहाँ पर जो पाथ डिफरेंस का फार्मूला आया था फॉर ब्राइट फ्रिंज, पाथ डिफरेंस इज, ये था 2 म्यू एफ टी कास थीटा आर इक्वल टू एन लेमडा। ये था जिसमें टी डिस्टेंस होता है, फिल्म लिया जाता है तो उसके दोनों सिरे का डिस्टेंस लिया जाता है। यहाँ पर लिया जाएगा शिफ्टिंग डिस्टेंस कितना है, और एयर फिल्म है तो म्यू को 1 लेते हैं, तो इसमें हो जाएगा फॉर एयर म्यू एफ इक्वल टू 1, फॉर जो थिकनेस है, थिकनेस टी इक्वल टू हम लोग यहाँ पर ले लेंगे टी सपोज कीजिए, और थीटा आर की वैल्यू होगा 0। नॉर्मल रेज नॉर्मली इस पर पड़ रही है मिरर पर और आ रही है जा रही है किसी पर भी, तो थीटा आर जो होगा 0 होगा। तो उस कंडीशन में डेल्टा इक्वल टू हो जाएगा, ये लिख सकते हैं 2D इक्वल टू एन लेमडा। तो यहाँ पर μ1 हो गया जिसको D से डिनोट कर लिए, और ये ब्राइट के लिए है, डार्क के लिए 2n+1 होता था। तो यहाँ से हम लोगों को फाइंड करना होगा जैसे लेमडा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2D/n। ब्राइट के लिए ये फार्मूला बनेगा। तो फार्मूला ये बन रहा है, तो इसमें हम लोगों को क्या करना होगा, देखिए D को रीड करेंगे स्केल पर, ये आपका प्रैक्टिकल के समय रोल होगा, और n काउंट करेंगे नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस। तो यहाँ पर D को मेजर कर लिया जाए और n को काउंट कर लिया जाए, आर्डर ऑफ फ्रिंजेस कितनी आर्डर की ब्राइट फ्रिंज बन रही है या कितनी संख्या की बन रही है। तो दोनों टर्म नोन हो जाएगा। जब दोनों नोन हो जाएगा तो लेमडा जो अननोन क्वांटिटी है, जो लाइट इस एक्सपेरिमेंट में यूज की जाएगी, उस लाइट का वेवलेंथ निकल कर आएगा कि कितना होगा। तो प्रैक्टिकली ऐसे किया जाता है, रीडिंग लेकर के सॉल्व करते हैं थियरी से जो मैकेनिज्म है। तो इस फार्मूला की सहायता से हम लोग निकालते हैं वेवलेंथ ऑफ लाइट इन द माइकलसन इंटरफेरोमीटर। अब देखिए इसको लिखना कैसे है, आपको समझाना होगा एग्जाम में या कहीं भी, तो क्या क्या इसमें एक्सप्लेनेशन देंगे आप, इसको बता रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर मीनिंग होगा कि D को हम लोग नोन करेंगे, नोन बाई स्केल रीडिंग।
यह स्केल रीडिंग से डी निकाल लेंगे और एन को हम लोग नोन करेंगे, नोन बाई काउंटिंग ऑफ नंबर ऑफ फ्रिंजेस। ब्राइट है तो ब्राइट काउंट करेंगे, डार्क है तो डार्क। तो ये टर्म मिलेगा यहाँ से। अब देखिए, एक्सपेरिमेंट करते समय हम लोग जो रीडिंग फर्स्ट लेते हैं, किसी पोजीशन पर इसको सेट कर लेंगे और एक ब्राइट या डार्क फ्रिंज बना लेते हैं, उस पोजीशन को रीड करते हैं स्केल पर। उसके बाद नेक्स्ट रीडिंग में हम लोग M1 को हैंडल की सहायता से या स्क्रू की सहायता से हम लोग मूव कराते हैं अपवर्ड या डाउनवर्ड, और नंबर ऑफ फ्रिंज काउंट करते हैं। तो काउंट हो जाएगा n, और कहाँ ले जाकर एक जगह कहीं ना कहीं इसको रोकेंगे तो वही फाइनल पोजीशन होगा M1 का। दोनों के बीच का कितना डिस्टेंस है वही d हो जाएगा, और इनके बीच में कितना फ्रिंज बनी हुई हो जाएगा n। तो इन दोनों अगर ज्ञात हो जाए तो प्रैक्टिकली लेमडा की वैल्यू निकल जाएगी। d मीटर में होगा, n संख्या है, इसका कोई यूनिट नहीं होगा। वेवलेंथ का यूनिट होता है मीटर, तो ये मीटर बना रहेगा, मीटर में ही आ जाएगा, एंगस्ट्राम में आ जाएगा, सेंटीमीटर में आ जाएगा, किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग लेते हैं कि रीडिंग फर्स्ट कैसे स्टार्ट करते हैं। इसमें से हम लोग तो यहाँ पर होगा इस टॉपिक में कि इफ वी वांट टू फाइंड द wavelength of unknown light source, then such source is used in the Michelson interferometer, and start the following mechanism यूज करेंगे। क्या क्या इसमें होगा, तो इसमें फर्स्ट मैकेनिज्म लिया जाएगा कि ऑपरेटर्स को सेटअप कर लेते हैं। होल apparatus is set up and try to form either bright or dark fringe, कोई एक बनाएंगे। इफ bright fringe is formed, then position of mirror M1 is counted. Position of mirror M1 is counted on the scale। तो ये स्केल पर फर्स्ट रीडिंग होगा कि सेट करने के बाद आप उसको पोजीशन को काउंट कीजिए कहाँ पर होगा। तो जैसे फिगर में दिखाया गया है, फर्स्ट पोजीशन, टेक फर्स्ट पोजीशन ऑफ
M1 ले लिया जाएगा। अब दूसरा रीडिंग जो होगा इसमें ये होगा आफ्टर दिस position of M1 is changed, position of mirror M1 या position of M1 is changed either upward or downward तो इसको चेंज करेंगे ड्यूरिंग दिस shifting number of bright fringes is counted by the observer, जो भी ऑब्जर्व कर रहा है इसको ऑब्जर्वर, that is n is known। तो नंबर ऑफ फ्रिंज काउंट करते हैं दूसरे रीडिंग में, n को नोन करेंगे। अब देखिए जब ये नोन हो जाएगा तो हम लोग यहाँ पर इसका प्रिंसिपल एक्सप्लेन करते हैं, थियरी पता है इसकी कि ब्राइट के लिए क्या कंडीशन होगा, डार्क के लिए क्या होगा। तो ब्राइट डार्क के लिए क्या होगा, इसके बाद हम लोग अब कंसीडर करते हैं, थियरी इसका लेते हैं कि नाउ और ब्राइट फ्रिंज पाथ डिफरेंस जो होगा इस रूप में आएगा। तो ये हम लोग सॉल्व किए कि एन लेमडा, इसमें म्यू एफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, एयर फिल्म बनती है तो 1 हो जाएगा, टी को डी लिया जा रहा है थिकनेस, थीटा नॉर्मल होने के कारण 0 रहेगा। तो ये फार्मूला इस रूप में आ जाएगा। यहाँ से लेमडा की वैल्यू इसे हम लोग काउंट करते हैं तो डी और एन दोनों नोन हो जाएंगे। स्केल पर डी को हम लोग जितना देर तक शिफ्ट कराएंगे वही डी होगा, फिगर में शो कर दिया गया है। इसको समझने के लिए लिया गया था, ये आर्बिट्रेरी है, आप कुछ भी किसी भी पोजीशन पर कहीं ना कहीं ये मिरर M1 होगा, ब्राइट फ्रिंज बनते समय वही पोजीशन होगा इनिशियल, और शिफ्ट कराने के बाद फाइनल कहीं ना कहीं इसको रोकेंगे ले जा करके 10, 20, 100, 50 फ्रिंज काउंट करने के बाद, तो फाइनल पोजीशन होगा। दोनों का इंटरवल डी होगा, जितना भी लिया जाए समझने के लिए ये लिया गया है। और जो लाइट सोर्स है जिसको हम लोग फाइंड करना चाहते हैं, वो यहाँ पर जो सोर्स था माइकलसन इंटरफेरोमीटर में, वहीं पर बर्न आउट कर देते हैं। तो इसी लाइट से फ्रिंज बनती है और उसी फ्रिंज के बनने से उसका वेवलेंथ इस फार्मूला के रूप में आ जाता है और ये काउंट हो जाता है कि किसके बराबर होगी। तो यहाँ पर D काउंट हो गया स्केल रीडिंग से, N काउंट हो गया नंबर ऑफ फ्रिंजेज। तो इस मेथड से हम लोग फाइंड कर सकते हैं, हेंस अननोन वेवलेंथ इज प्रैक्टिकली फाइंड हो जाएगी कि कितना के इक्वल है। तो इस मैकेनिज्म से आप माइकलसन इंटरफेरोमीटर का एप्लीकेशन करके अननोन लाइट का वेवलेंथ फाइंड कर सकते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट में देखिए हम लोग माइकलसन इंटरफेरोमीटर क्या है इसका डिस्कशन किए, इसका जो फ्रिंज बनेगी उसका नेचर क्या होगा ये एक्सप्लेन किए, और वेवलेंथ जो होगी कैसे डिटरमाइन होगी, इसका एप्लीकेशन कैसे होगा
इसका रीडिंग कैसे लिया जाएगा, कैलकुलेशन कैसे करेंगे, किस फार्मूला के यूज करके आप लेमडा को निकालते हैं। तो ये सब प्रॉपर्टीज़ है, साइंटिफिक मेथड है और ये आपकी कहीं ना कहीं हेल्प करती है, किसी न किसी रिक्वायरमेंट को पूरा करेगी। तो फर्स्ट एप्लीकेशन है डिटर्मिनेशन ऑफ वेवलेंथ। इस रीडिंग का मीनिंग बताया गया कि क्या होगा, और रीडिंग को आपको लेना है तो क्या करना है। जो लाइट सोर्स आप लेंगे, जो दिया जाएगा कि सोडियम लाइट है, नियॉन लाइट है, हाइलोजन लाइट है, आर्गन लाइट है, तो आप उसको कैसे सेट करेंगे। तो उस सोर्स को माइकलसन इंटरफेरोमीटर के सोर्स के रूप में यूज कर लिया जाता है। उसके बाद दो मैकेनिज्म यूज करते हैं इसे, इस फार्मूला का यूज करके निकालते हैं वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो इस मेथड से हम लोग फाइंड कर सकते हैं वेवलेंथ ऑफ लाइट बाय माइकलसन इंटरफेरोमीटर। तो ये एक एप्लीकेशन होगा। इसी तरह से सेकेंड एप्लीकेशन होता है इसका कि अगर टू क्लोज लाइन है स्पेक्ट्रल लाइन का, तो वेवलेंथ डिफरेंस कितना होगा। तो एग्जाम में ये पूछे जाते हैं कि कैसे आप वेवलेंथ फाइंड करेंगे माइकलसन इंटरफेरोमीटर से, कैसे वेवलेंथ डिफरेंस फाइंड करेंगे माइकलसन इंटरफेरोमीटर से। तो ये सब टर्म पूछे जाते हैं, तो उनको आप कैसे समझेंगे कि इसमें क्या क्या हो रहा है, कैसे आप मैकेनिज्म लेंगे, मेथड क्या होगा। कोई भी साइंटिफिक मेथड होगा इसमें जिससे आप काम करेंगे तो सही सही रिजल्ट आ जाएगा और इजी है। एक फार्मूला जो इसमें मिल रहा है 2D/n, तो इसमें दो ही टर्म को काउंट करना रिक्वायर्ड है कि d डिस्टेंस है और n है नंबर ऑफ फ्रिंजेस, आर्डर ऑफ फ्रिंजेस। तो ये आपको दो ही काउंट करना है, उसके बाद सीधे आपको मिल जाएगा लेमडा इतना होगा। तो ये इजी एक्सपेरिमेंट है एक, जिसका यूज लैब में किया जाता है और अनलोड लाइट का वेवलेंथ आपसे काउंट करवाया जाता है कि काउंट कीजिए। तो फिजिकल ऑप्टिक्स के जो टॉपिक हैं सभी टॉपिक प्रैक्टिकल वे में एक्सप्लेन होते हैं। इसको आपको समझना होता है, कितना आपको एक्सप्लेन करना है। आप इसमें से कुछ भी लिखेंगे तो सही होने लगेगा, सीधे यही लिख देंगे तभी भी सही है, इसको लिख देंगे तो थोड़ा सिस्टमेटिक हो जाएगा कि नहीं ये टर्म है। तो यहाँ पर दूसरा जो आएगा एप्लीकेशन, टू एप्लीकेशंस पढ़ना है कि आप किसी लाइट का अगर क्लोज्ड स्पेक्ट्रल लाइन है, तो क्लोज्ड स्पेक्ट्रल लाइंस जो होती है, जैसे मान लीजिए कि दो लाइन है कहीं भी, सपोज कीजिए कि आप अपने घर पर हैं और 1 किलोमीटर दूरी पर एक वाइट बोर्ड है, उस पर ए लिखा गया है, बी लिखा गया है। तो ए और बी लिखा जाएगा, तो इस ए और बी का जो पोजीशन होगा ये आप अपने आँख से देखते हैं। अगर मान लीजिए कि 50 मीटर दूरी पर भी कर दिया जाए इसको, तो आपकी आई जो होगी इस ए और बी को नहीं देख पाएगी सेपरेटली, टू क्लोज्ड ऑब्जेक्ट है, नहीं देख पाएगी। तो इसका मीनिंग होगा कि ये अनरिजॉल्व होंगे। वही अगर टेलीस्कोप से आप देखते हैं तो शायद दिखाई देने लगेगा कि ए का पोजीशन अलग है, बी का पोजीशन अलग है। तो उसको कहा जाता है रिजोल्यूशन ऑफ क्लोज्ड ऑब्जेक्ट्स आर इमेज आर स्पेक्ट्रल लाइंस। जैसे लाइमन सीरीज, बामर सीरीज है, तो आपको बताया गया था कि उतना पढ़े हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी में थोड़ा सा। तो उसी तरह से स्पेक्ट्रा है जो एक कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म होता है, तो उसको ऑब्जर्व करने के लिए इंटरफेरोमीटर का यूज करते हैं। तो टू क्लोज्ड स्पेक्ट्रल लाइंस है, जैसे मान लीजिए इसके स्थान पर लाइंस ले लिए, तो आप इसको भी नहीं देख पाएंगे। अगर इसको हटा दिया जाए इतना दूरी पर, मान लीजिए कि 50 मीटर या 100 मीटर या 200 या 500 मीटर दूरी पर दो अगर शेर को खड़ा कर दिया जाए, तो उसको आपकी आँख पहचान लेगी क्योंकि उसका साइज बड़ा है। तो वहाँ पर आपकी डायरेक्ट आई रिजोल्यूशन कर लेगी कि नहीं दो ऑब्जेक्ट यहाँ पर है। लेकिन वही अगर दो, मान लीजिए कि कोई छोटी चीज़ को रख दिया जाए तो नहीं कर पाएगी। तो रिजोल्यूशन का एक लिमिट होता है
कि कितना चीज़ को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो एक पूछा जाता है कि जैसे दो क्लोज्ड लाइन है, सोडियम लाइट है, तो लाइट सोर्स अगर जलाते हैं कहीं तो इसका एक रेज जाएगी तो एक वेवलेंथ होगा, लेकिन इसी में दो लाइन जाती है कहीं से, दोनों क्लोज होती है इतना कि डायरेक्ट आँख उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाती है। तो एक का वेवलेंथ होता है, जो भी रेज निकलेगी इसमें से उसमें दो होगी रेज, एक का वेवलेंथ λ1 होगा, दूसरे का λ2। तो ये अगर जा रही है, सपोज कीजिए यहीं से, मान लीजिए कोई भी ऑपरेटस हो, जैसे यंग्स डबल स्लिट ही हो ऐसे, तो यहाँ से जब जाएगी ये तो दो वेवलेंथ होगी, तो मोनोक्रोमैटिक जल्दी ये नहीं हो पाएगी, लेकिन गैपिंग कम रहता है तो मोनोक्रोमैटिक मान लिया जाता है। ये स्क्रीन है, तो इसका एक का वेवलेंथ λ1 है, एक का λ2 है। तो जब ये फ्रिंज बनाएगी तो ये अपने पोजीशन पर जाएगी कहीं, इसमें से भी कोई एक रेज है उसका पोजीशन होगा, दूसरी का पोजीशन होगा, तो ये दो फ्रिंज बना देगी, एक के स्थान पर दो फ्रिंज बना देगी, और इतना क्लोज होगी कि दोनों स्पष्ट दिखाई नहीं देगी, दोनों ओवरलैप करेगी। इस तरह दूर दिखाया गया है, लेकिन ये इतना ओवरलैप करेगी वो दिखाई नहीं देगी, तो उसको कहा जाता है अनरिजॉल्व। तो टू स्पेक्ट्रल लाइंस को माइकलसन इंटरफेरोमीटर से रिजॉल्व करके देखा जाता है और इसका अलग अलग फ्रिंज बना लिया जाता है और इसमें डिफरेंस पता चलता है कि कितना का आएगा। तो थियोरेटिकली आप कैसे काउंट करेंगे कि वेवलेंथ डिफरेंस कितना होगा। दोनों जो है क्लोज है, आप आँख से नहीं देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर डेल्टा लेमडा का मीनिंग होगा λ1 माइनस λ2। अब इसकी वैल्यू कैसे काउंट होगी, डिफरेंस, वेवलेंथ डिफरेंस बिटवीन टू क्लोज्ड स्पेक्ट्रल लाइंस यूजिंग द माइकलसन इंटरफेरोमीटर। तो ये मैकेनिज्म है जो एग्जाम में ज़्यादा ये पूछा जाता है कि वेवलेंथ डिफरेंस कैसे काउंट करेंगे। इसके लिए तो कई मेथड है कि आप वेवलेंथ न्यूटन्स रिंग से भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन न्यूटन्स रिंग से वेवलेंथ डिफरेंस नहीं निकाल सकते हैं, इसकी सहायता से निकाला जाता है वेवलेंथ डिफरेंस, या फाइबरी पेराट इंटरफेरोमीटर से निकाला जाता है। तो नेक्स्ट एप्लीकेशन में हम लोग पढ़ेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ वेवलेंथ डिफरेंस बिटवीन टू क्लोज्ड स्पेक्ट्रल लाइंस या टू क्लोज्ड ऑब्जेक्ट्स, दूसरा एप्लीकेशन होगा। और एग्जाम में यही ज़्यादा किसी भी यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है अक्सर कि हाउ यू फाइंड द वेवलेंथ डिफरेंस बिटवीन टू क्लोज्ड स्पेक्ट्रल लाइंस यूजिंग द माइकलसन इंटरफेरोमीटर और फाइबरी पेराट इंटरफेरोमीटर। दोनों में से किसी का नाम आता है तो माइकलसन ज़्यादा पूछा जाता है, फाइबरी पेराट का क्वेश्चन दूसरे टॉपिक पर बना दिया जाता है। तो इस तरह से ये कैसे फाइंड होगा, अब हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। तो इसमें जैसे बताया गया कि टू क्लोज लाइंस होगी तो ये लिया जाएगा, उसी तरह इसमें भी लिया जाएगा। तो इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे वेवलेंथ डिफरेंस फाइंड होगा बाय माइकलसन इंटरफेरोमीटर। तो इस लेक्चर में हम लोग एक मैकेनिज्म सीखे जिसका मीनिंग है कि हाउ यू डिटरमाइन द वेवलेंथ ऑफ अननोन लाइट बाय यूजिंग द माइकलसन इंटरफेरोमीटर। अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हाउ यू डिटरमाइन द वेवलेंथ डिफरेंस बिटवीन टू क्लोज्ड स्पेक्ट्रल लाइंस यूजिंग द माइकलसन इंटरफेरोमीटर। और इससे पहले हम लोग माइकलसन इंटरफेरोमीटर का वर्किंग प्रिंसिपल समझे हैं, ऑपरेटर समझे हैं, इसमें रीडिंग लेने का तरीका क्या होगा। ठीक वैसे ही तरीका होगा अगले में कि वेवलेंथ डिफरेंस कैसे काउंट होगा। तब तक के लिए ओके, थैंक यू।